चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, चुनाव हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी। 2014 के बाद से और 2014 के पहले भी अभी फिलहाल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां चुनाव में हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ती रही हैं और वो अब भी जारी है। ईवीएम का विरोध करते करते कांग्रेस इतनी आगे निकल गई है कि वो अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने लगी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। चुनाव आयोग भी ये साफ कर चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ और हैकिंग संभव नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी दल चुनाव में हार के लिए ईवीएम को बदनाम करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें इससे क्या हासिल होने वाला है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ चर्चा में होंगे खास मेहमान, उनसे परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पहले हरियाणा हाथ से निकला और फिर महाराष्ट्र में करारी हार। एक के बाद एक दो राज्यों में हार का झटका लगने से कांग्रेस सदमे में है। हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप तो कई सालों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग होने लगी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैलेट पेपर से चुनाव की वापसी के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देश भर में अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। महाराष्ट्र की हार का असर कांग्रेस के सहयोगी दलों पर भी दिख रहा है। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का भी ईवीएम से भरोसा उठ गया है। वो भी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करें। ईवीएम बहुत गुस्सा है उम्मीदवार, और ये गुस्सा उम्मीदवार नहीं है, महाराष्ट्र की जनता बहुत व्यथित है कि ये क्या हो गया। देखो, हम मान सकते हैं कि चलो हमें 30 सीट मिली, 20 सीट मिली, कांग्रेस को 40 सीट मिली, शिवसेना को 30 सीट मिली, शरद पवार को 10 सीट। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। साथ ही ईवीएम की बैटरी को लेकर भी जवाब दिया था। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। वैसे खड़गे भले ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs. ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ईवीएम पर हार का ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा होगा? क्या वो ऐसा करके अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिन राज्यों में वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम की शिकायत क्यों नहीं करते? जिस बैलेट पेपर से चुनाव की वो मांग कर रहे हैं उसमें कितनी धांधली होती है ये तो सब देख चुके हैं। ऐसे में बैलेट पेपर की मांग लेकर क्या उन्हें जन समर्थन मिलेगा?
आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशिष्ट अतिथि। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल हैं, लेखिका और राजनीतिक विश्लेषक सुभ्राष्टा हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हैं और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हैं। आगे चल के भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में। सबसे पहला सवाल जो है मैं पूछूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, अतुल जी से। अतुल जी, ऐसा क्यों परसेप्शन जा रहा है और फैक्ट भी यही बयां कर रहा है कि जब जब हार होती है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाता है और जहां जीत होती है वहां पे ईवीएम का दोष नहीं दिया जाता है। अभी ताज़ा उदाहरण आपके पास झारखंड है, जहां पे जीत हुई तो वहां पे ईवीएम का मामला नहीं उठा, वहां पे जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में हार हुई तो वहां पे कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कोई तथ्य मिलता है या फिर आप लोग एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, कुछ बातें सच्चाई है और कभी हमने ये नहीं कहा कि हम जीते तो ईवीएम अच्छा रहा। जहां जहां लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का जितवा दिया, हरियाणा का खुद जीत गए। झारखंड और महाराष्ट्र का हुआ बराबर, झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड मिला तो उल्टे नतीजे आए। और यहाँ क्या क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र का कुछ डेटा लेकर आया हूं मैं ऊपरी ऊपरी बात नहीं करूंगा। अब तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शंस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख वोट तक हुई है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 5 करोड़ 71 लाख वोट हुए थे। 2024 के असेंबली में 6 करोड़ 45 लाख, यानी 74 लाख की बढ़ोतरी जो है वो दिखाई गई। 2014 पार्लियामेंट्री असेंबली दोनों के है हमारे पास फिगर्स। 2019 पार्लियामेंट्री असेंबली के है। 2019 में 5 करोड़ 40 लाख हुआ था और असेंबली में 5 करोड़ 51 लाख, 11 लाख की बढ़ोतरी हुई थी। ये 74 लाख की बढ़ोतरी कैसे हुई? दूसरी एक फिगर, हम लोग जब सर्वे करते हैं, सारी कंपनियां, आपके भी यहाँ कंपनियां सर्वे करती है, तो कंपनियां सर्वे करती है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 300 से 800 तक का सैंपल्स लेती है, कोई रैंडम सर्वे होता नहीं है। अब बैलेट पेपर में जो भी चुनाव हुए हैं तो हमने उसका डेटा कंपेयर किया 2014, 19 और 24 का, तो स्पष्ट तरीके से दिखता है कि जो बैलेट में आता है उसके आसपास ही ईवीएम का भी होता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, यानी बीजेपी को बैलेट में इतने कम वोट मिले हैं और जितने भी वोट उनको मिले हैं वो सारे ईवीएम से मिले हैं। तो इसका भी डेटा जो है मैं आपको बता दूं, ताकि ये ना हो कि मैं डेटा नहीं, हम ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं। पोस्टल में भाजपा को मिला है 56.37%, ईवीएम में 89.26%, शिंदे को 35, ईवीएम में 37%। पोस्टल में अजीत दादा को 40%, ईवीएम में 69%। अब पोस्टल में देखो मविया में क्या हुआ है। कांग्रेस को 55.44%, ईवीएम में 14.85%। ठाकरे गुट उबाटा को 38.94%, पोस्टल में 21.5%, ईवीएम में। शरद पवार जी को 46.51%, पोस्टल में 11.62% जो है वो ईवीएम में मिला है। ये ऐसा पहली बार बड़े पैमाने पर जो है वो है। फिर दूसरी बात है, जो लोकसभा में हुआ था, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी सामने लाया था, 79 सीट पर कैसे कैसे घपला किया गया था और कैसे बड़े था। अब देखिए शाम को 5 बजे जब डिक्लेयर हुआ, टोटल वोट कितना हुआ तो 58.22%, 8 बजे तक वही रहा। 11 बजे से 30 मिनट पर 11:30 बजे ये हुआ 65.202%। फिर मतगणना के 12 घंटे पहले 66.05% हुआ। फिर ये दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो 7.83% जो है वो वोट बढ़ता हुआ जो है हमें दिख रहा है। तो हम तो टेक्नो सेवी है, हम तो डिजिटल इंडिया है, हमने तो काफी सारी चीजें हासिल की है। अब मेरे पास एक डेटा है कराड़ का, पृथ्वीराज चौहान जी और डॉक्टर अतुल भोसले के बीच में जो लड़त हुई, तो कराड़ में बूथ में 164 नंबर के बूथ पे 755 वोटिंग हुआ, वोट है। टोटल मतदान हुआ है 514, भोसले को मिला 557, मतदान हुआ है 514, भोसले को मिला 557 और पृथ्वीराज चौहान जी को मिला 150। ऐसे कई केसेस जो है, कई केसेस हमने सामने रखा है, उसकी स्टडी की है और हमें कई जगह ये हमने पाया है कि इसमें काफी घपले हुए हैं, काफी चीजें जो है वो डेटा मैच नहीं हो रहा है। तो डेटा क्यों मैच नहीं हो रहा है, ये तो सवाल पूछने का अधिकार है हमें। और अगर हम लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में सबसे अहम बात होती है चुनाव में पब्लिक के विल के रिफ्लेक्शन का सरकार होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा मैंडेट है नहीं, ये बहुत बड़ी वेव का मैंडेट है। ये इस पे हम लोग आगे भी आपके पास एक मिनट अतुल पाटिल साहब, एक मिनट आपके पास आऊंगा। हाँ बताएं। यही तो बात है, ऐसा है कि गांव में जल्लोष होता है, लोगों में एक उत्साह दिखता है इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ठीक है, शंका है हम आपकी बात को मैं नोट कर लिया हूं, आपकी बात को मैंने नोट कर लिया। अब ये सारी बातें आप फैक्ट रख रहे हैं, इसका कोई ये संबंध कि ईवीएम को टैपर किया गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, वो सीधा प्रमाण नहीं है। आप तथ्यों के आधार पर एक शक जाहिर कर रहे हैं और शक को दूर करना जाहिर तौर पे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये इस पे हम लोग आगे शो में चर्चा करेंगे, हमारे साथ संबंधित मेहमान भी है हर सेगमेंट के। लेकिन एक जो मुद्दा है वो लोगों के पास रख दूं कि अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बदनाम हो रही है कि जब जब हारती है तो ईवीएम का ठिकरा फोड़ती है। लेकिन ऐसा रहा नहीं, इतिहास शुरू से ऐसा ही रहा है कि जो पार्टी हारी है वही ईवीएम को बदनाम की है। एक 2009 की बात आपको बताऊं, जब लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी, उस टाइम उस वक्त के लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। जब हार गए तो उस टाइम इत्तेफाक ये था कि उस टाइम महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला था, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो गया है। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कोट अनकोट कि हमें तब तक के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लेना चाहिए जब तक कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित नहीं करता कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अभी जब कोर्ट चला, जब आडवाणी जी ने सवाल उठाया तो कई विपक्षी पार्टियों ने उनकी मांग का समर्थन भी किया था, लेकिन कांग्रेस उस वक्त उनकी मांग को खारिज कर दी थी, बोले थी कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये संयोग था कि उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर SY कुरैशी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। कुरैशी साहब, अभी के मामले पर सवाल उठाऊं उससे पहले एक बार पूछूं आपसे कि उस वक्त जब पहली बार मामला आया था इतने बड़े नेता की तरफ से, तो आपने कैसे डील किया था इसको? ये आप बात कर रहे हैं 2009 की, जब चंद्रबाबू नायडू एक डेलीगेशन लेके आए थे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू डेलीगेशन लेके आए थे, आडवाणी जी ने भी इस पे सवाल उठाया था एक बार। जी 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 हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है 1982 से, जब से कि हर पार्टी ने कभी ना कभी इसको पे अटैक किया है। और सबसे बड़ा अटैक तो 2009 में बीजेपी ने किया था, जब आडवाणी जी ने एक किताब का फॉरवर्ड लिखा था जिसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क। GVL नरसिम्हा राव ने ये किताब लिखी थी। आज वही पार्टी इसकी सबसे बड़ी डिफेंडर है। अच्छा, ये देखा गया कि हर पार्टी ने इसको अटैक किया और उसी ईवीएम से वो लोग जीतते भी रहे। अभी रिसेंटली भी हाल के चुनाव में भी अगर महाराष्ट्र में कोई पार्टी हारती है लेकिन झारखंड में तो जीतती है, तो अगर मशीन मैनिपुलेट करनी होती या हो सकती होती तो वो झारखंड को क्यों छोड़ते? कितने सारे बाई इलेक्शन हुए, उसमें जैसे कर्नाटक में 3 के 3 रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को तो नहीं मिले, 6 के 6 वेस्ट बंगाल में TMC को मिले। तो इसलिए ये जो बैलेट पेपर पे वापस जाइए ये चीज कोई साबित तो कर नहीं पाया कि क्या गड़बड़ हो सकती है। कि जी कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सभी देश में इतने टेक्नोक्रेट होंगे जो एग्जैक्टली बताएं कि क्या हो सकता है। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो है। ये तो कोई प्रॉब्लम का एक्सपोजिशन नहीं हुई, क्योंकि इससे ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। और अब फाइनली जब ये बैलेट पेपर जाने की बात करते हैं 20 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके ऊपर अब बिल्कुल ही उसको क्लिंच कर दिया कि साहब आप उसकी बात करना भूल जाइए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जरूर है। कि मैंने ये देखा कि ऑपोजिशन वाले जो ईवीएम को बुरा भला कहते रहते, गाली दे रहे हैं, बाकी चीजों की तरफ उन्होंने आंख बंद कर ली। मेल प्रैक्टिस पॉसिबल है, इलेक्टोरल रोल में हो सकती हैं और हो रही हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। 8, 6, 4:30 बजे 5 बजे बूथ क्लोज डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद के लाइन में लोग जो खड़े होते हैं उनको भगा दिया जाता है। इस तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे। पोलिंग बूथ के अंदर जो उनके एजेंट बैठे हुए होने चाहिए उनका कभी सुनने में नहीं आता, कोई प्रोटेस्ट उनका सुनने में नहीं आता। तो इसलिए इस चक्कर में कि ईवीएम जिसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इन्होंने बाकी की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। कुरैशी साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, चूंकि आपके समय में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, आपने काफ़ी करीब से देखा, उसके बाद चुनाव आयोग ने कई तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए, ओपन चैलेंज किया, फिर भी कहीं कोई साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है। मैं आपसे अगर पूछूं 1% भी कहीं कोई गुंजाइश आपको दिखती है क्या? किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका जताई जा सकती है, इतनी भी गुंजाइश रहती है कि नहीं, या फिर 100% फुल प्रूफ है ईवीएम, या फिर 99% है? देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि हर मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, तो वो तो मान के चलते हैं, लेकिन
इलेक्शन कमीशन इस चीज की कॉन्शियस होते हुए कि हर मशीन मैनिपुलेट हो सकती है और हम इसको मैनिपुलेट होने नहीं देंगे, तो एक तरफ तो उसमें टेक्नोलॉजिकल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो है हम मशीन राउंड द ईयर पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुपरविजन में स्ट्रांग रूम में बंद रहती है। कब इसके अंदर एक आध बार किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि साहब, हमने कहा कि इसको हैक करके बताओ स्ट्रांग रूम के अंदर, कह लेंगे हम कोई जादूगर थोड़ी हैं। अरे भाई ये फैक्ट है कि जादूगर ही कर सकता है कि जब मशीन बंद है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तीन बार इसके वो होते हैं, मॉक पोल होते हैं। मॉक पोल होता है सबसे पहले तो 3-4-5 महीने पहले जब इलेक्शन की तैयारी हम करते हैं कि हर सिंगल मशीन, एवरी सिंगल मशीन 20-22 लाख उनको देखा जाता है कि ताकि हम उनको ड्यूटी पे भेज सके। उस मॉक पोल का रिजल्ट जो होता है वो ऑपोजिशन के हर पार्टी के जो एजेंट बैठे हुए होते हैं वो साइन करते हैं कि हमारे सामने मॉक पोल हुआ, ठीक थी मशीन। फिर अगला मॉक पोल होता है जिस पर कैंडिडेट डिसाइड हो जाते हैं कि कहीं 10 होंगे, कहीं 15 होंगे, कहीं 25 होंगे, तो उस दिन दोबारा मॉक पोल होता है। फिर उन एजेंट से फिर लिखवाया जाता है कि साहब इस दिन भी मॉक पोल किया, मशीन ठीक थी। तीसरा मॉक पोल होता है पोल डे पे, जब आप 8 बजे जाते हैं तो 7 बजे वहां एक मॉक पोल हो चुका होता है, जिसको हर एक सिंगल मशीन पे पूरी की पूरी 20 लाख 10 लाख पोलिंग स्टेशन में जो मशीनें लगे इस्तेमाल हो रही हैं उसको भी ये लोग लिख के देते हैं कि जी इस मशीन ठीक थी। 7:30 बजे मशीन ठीक है, 9:30 बजे उसमें क्या बेईमानी है, शाम को 7:30 बजे कैसे उसमें बेईमानी हो सकती है। और फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि मॉक पोलिंग डे पे जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त उस मशीन में 650 वोट पड़े तो सबको मालूम है, उस मशीन का नंबर सबको मालूम है। एक पेपर सील उसके चारों तरफ बांध दी जाती है, लपेट दी जाती है, जो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे करेंसी नोट छपते हैं उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो यूनिक नंबर है, जो एक मशीन पे एक ही हो सकता है, कहीं और दूसरी हो नहीं सकती। उसके ऊपर एजेंट दस्तखत करते हैं उस सील के ऊपर, और जब 2 दिन बाद या 2 महीने बाद काउंटिंग डे पे ये मशीनें निकाली जाती हैं तो लोगों को दिखाई जाती है कि देखो भाई ये वो मशीन है जिस पे आपने सिग्नेचर किए थे, पहचान लो अपने सिग्नेचर। वो पहचान लेते हैं, उसके बाद ये मशीन वो सील तोड़ के मशीन अपना दिखाना शुरू करती है कि इसमें इस कैंडिडेट को इतने वोट पड़े। तो किस स्टेज पे इसमें बेईमानी हुई, और जब ये मैं नहीं इस बात खत्म ही हुई। बिल्कुल इसमें कुरैशी साहब, इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ठीक है आपने कहा बिल्कुल फुल प्रूफ है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास करना, भरोसा होना। सिस्टम अच्छा काम कर रहा है ये एक अलग बात है, सिस्टम अच्छा काम करता हुआ दिखे वो भी ज़रूरी होता है। तो इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। देखिए ये एग्जैक्टली वही मशीन है जो हमने भी यूज की थी। हमारे वक्त में भी डाउट जरूर हुए, लेकिन हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली थी 2010 में अक्टूबर में, जो सारे टॉप लीडर्स उसमें आए थे और उसके लीडर थे चंद्रबाबू नायडू, वो टेक्नोलॉजी के आइकॉन है। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि मशीन से रिजल्ट मैनिपुलेट हुए ना आगे हो सकते हैं, हम तो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमने कहा वो कैसे कि जी वीवीपैट इंट्रोड्यूस करके। हमने कहा वीवीपैट क्या होती है, उन्होंने समझा दिया कि वीवीपैट ये होती है। उसी मीटिंग में हमने फैसला कर लिया कि वीवीपैट यूज करेंगे। फौरन दोनों कंपनियों को कहा कि डेवलप करो, 1 साल के अंदर मशीनें जो वीवीपैट डेवलप होकर आ गई। तो आपने जो एक बात कही कि विश्वास न सिर्फ विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास लोगों को होना चाहिए। मुझे जो ये फीलिंग है कि इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह इसको डिफेंड नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं करता। अरे भाई 10 बार भी आपको मीडिया के सामने आके बताना पड़े, क्योंकि जनता का विश्वास खत्म हो जाए ना तो बहुत परेशानी होगी। पॉलिटिशियन को तो फिर भी हम समझा सकते हैं, जब जनता के माइंड में होगा कि देखिए तो सारा बेईमानी का साधन है, तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी जिसके लिए हम हमेशा से हमें प्राइड है और होना भी चाहिए, वो विश्वास हासिल करने के लिए जो कोशिशें हैं वहां पे कंजूसी की जा रही है। करो ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको बुला के दिखाइए, पहले एक टेक्नोक्रेट की मीटिंग बुलाइए, उनको दिखाइए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी पार्टीज को दिखाइए, मीडिया को दिखाइए। तो जब तक लोगों का विश्वास है
जब तक बड़ी बात democracy- कही कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए चुनाव आयोग को थोड़ा सा ज़्यादा मीडिया से भी या फिर लोगों के बीच में जाना चाहिए। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कुरैशी साहब कि जब ऐसा करने की कोशिश करता है चुनाव आयोग तो पार्टियों से बहुत सहयोग मिलता नहीं है। 2017 में याद होगा जब खुलेआम चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज किया था चुनाव आयोग ने कि आइए ईवीएम रखा हुआ, आप जिनको हैक करना हैक करके दिखा दीजिए, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाहर भले ही बयानबाजी होती रहती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा इस तरह के हैकाथॉन में। तो ये एक मुझे लगता है कि राजनीतिक ज़्यादा तथ्यात्मक आरोप कम होते हैं। क्यों? जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल ठीक याद दिलाया कि जब हैकाथॉन की गई थी कि बुलाओ तो सिर्फ 2 पार्टी पहुंची थी और उन्होंने भी कहा कि हम चैलेंज करने और टेम्पर करने नहीं आए, हम तो सिर्फ ये देखना है कि ये क्या हो रहा है, उससे बातचीत करने के लिए आए। कुछ भी उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन चलिए, वो मैंने जैसे बताया कि पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ उनको जनता को बताने के लिए तो मीडिया को एक ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें डेमोन्स्ट्रेट करें कि भाई इस तरह ये प्रोसीजर है, बार बार कहें, इस पे कोई मीडिया छोटी सी फिल्म बना के बार बार दिखाएं। आफ्टर ऑल कमर्शियल प्रोडक्ट भी तो बार बार एडवर्टाइज अपने को करती हैं, क्योंकि मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ आपको कि जनता के माइंड में ये डाउट घर करता चला जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद वीवीपैट शुरू होता है, वीवीपैट का काउंट, ये जो फिगर्स की डिस्क्रिपेंसी है, ये तो पहले कभी नहीं होती थी। ये क्यों होती है? जो जिस दिन जितने वोट पड़े वो तो रियल टाइम फिगर है। शाम को शायद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक जब तक रिपोर्ट नहीं होता, 17 सीट में टोटल के जितने वोट पड़े थे उस पे ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट के सिग्नेचर लेके, एजेंट के सिग्नेचर लेके ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर घर जा सकता है और वो उन लोगों को एक कॉपी देके जाता है। कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल कुरैशी साहब पूछूंगा, एक आखिरी सवाल कि अगर किसी उम्मीदवार को कोई शक होता है तो जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि कई सारे बूथ पे शक है कि जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा वीवीपैट में दिख गए, तो इस शक को दूर करने के लिए स्पेसिफिक उस बूथ पे या फिर स्पेसिफिक उस क्षेत्र के लिए क्या रेमेडी है चुनाव के पास? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है, जिसपे मैंने कई बार लिखा भी है, जवाब दिया है कि अभी जो है कि 5 मशीनें पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से रैंडमली उठाई जाती हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। रैंडमली का मतलब ये कि कोई इनोसेंट सी मशीन भी आ जाएगी। अरे मशीनें वो उठाइए जिसपे कोई डाउट जाहिर करे, ये कह जी मुझे ये मशीन को गिनवाना है। भाई आपने तो 5 मशीनें गिनवानी है, वो मशीन गिनवा दीजिए जो कैंडिडेट चुनता है। तो बड़ा सारे, आप क्रिकेट के फैन है पूरा हिंदुस्तान, डीआरएस सिस्टम क्या होता है कि जिस एलबीडब्ल्यू जिस कैच पे डाउट होता है वही तो ऊपर जाता है थर्ड अंपायर के पास। ये तो नहीं कि 10% डिसीजन ऊपर जाएंगे, 10% आप भेजिए तो कुछ भी नहीं निकलेगा। डाउटफुल को भेजिए, तो जो जहां पे ये कैंडिडेट डाउट करे कि जी यहाँ तो मेरा गांव था, इसमें मेरे वो है, इसको आप वो कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो ये तो बहुत आसान काम है, इसको कर लेना चाहिए। इसमें क्या देर लग रही है? क्यों कमीशन को इस पे जिद करनी चाहिए? दे शुड बी ओपन टू दिस सजेशन। बिल्कुल, कुरैशी साहब, अपने